मैम इतना लंबा आंसर लिखा था ना तब भी मार्क्स नहीं मिले। मैम डायग्राम में शेडिंग करी थी तब भी मार्क्स नहीं मिले। मैम इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, यही लिखा था फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में, तब भी मार्क्स नहीं मिले। मैम बायोलॉजी में मार्क्स ही नहीं मिलते हैं यार, बायोलॉजी इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, मुझसे नहीं पढ़ी जाती बायोलॉजी, बायोलॉजी तो होती ही नहीं है। और ऐसे हजारों कमेंट्स और मैसेजेस जो बच्चे मुझे देते हैं कि मैम बायोलॉजी कैसे पढ़े, नहीं होती है बायोलॉजी, बायोलॉजी बहुत टफ है। तो भाई बायोलॉजी टफ नहीं है, तुम्हारा अप्रोच गलत है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है भाई, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो मार्क्स आ रहे हैं, बट बायोलॉजी को कैसे पढ़ रहे हो जो मार्क्स नहीं आ रहे। तो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे रूल शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके तुम अपनी बायोलॉजी को पढ़ तो रहे हो तुम, ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो इसी प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं और अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी सुप्रीमो फिजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 5 ऐसे गोल्डन रूल जिसको फॉलो करके तुम माँ कसम बायोलॉजी में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सोल्यूशन मैं बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि वाइट टू फेयर व्हेन फिजा मैम इज हियर। चलो भाई शुरू करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी जानते हुए चलते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसको देखने से पहले तुम अपने प्री बोर्ड्स की कॉपी को एनालाइज करो, माइंड में लाओ, ठीक है, प्री बोर्ड की कॉपी मिल गई होगी यार, सबको मिल गई होगी, चेक हो गए, उसको एनालाइज करो और ध्यान दो उस पर कि तुमने क्या क्या गलती करी। अगर तुम्हारे 80 में से 65 भी आए हैं तो वो 15 मार्क्स कहाँ गए, मैम ने कहाँ काटे, सर ने कहाँ काटे। तो अच्छा, अब उसको एनालाइज कर लिया, अब यहाँ देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि इसकी कमी थी, कुछ कीवर्ड्स थे जो मिस थे, लॉन्ग आंसर लिखा है लेकिन कीवर्ड्स नहीं थे तो मार्क्स नहीं मिले हैं, दिख रहा है कि नहीं। पहली मिस्टेक भाई, कीवर्ड्स नहीं लिखते हो, अच्छे वर्ड्स कीवर्ड्स, तुमने फोटोसिंथेसिस तो लिखा लेकिन तुमने क्या क्लोरोफिल लिखा, क्या सनलाइट को मेंशन किया, क्या फोटोलिसिस को मेंशन किया, क्या फॉस्फोराइलेशन को मेंशन किया, नहीं किया यार, ये कीवर्ड्स थे जो तुमने नहीं यूज किए, मार्क्स कट गए, ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती है लेंदी आंसर, इतनी लंबी लंबी स्टोरी, पता नहीं कहां से लिख के आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, भाई क्यों लिखनी है इतनी लंबी स्टोरी, जो पूछा गया है उसका आंसर दो ना, एक्स्ट्रा एलेबोरेट नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। डायग्राम का फियर तुम्हें बचपन से है भाई, इस फियर को निकालो, ठीक है, डायग्राम को प्रैक्टिस करते हुए चलो यार। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम डायग्राम बना ही नहीं सकते हो, तुमसे डायग्राम बनेंगे नहीं, प्रैक्टिस करो यार, कोई और सोल्यूशन नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स हैं अभी कुछ दिनों में, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम कुछ स्टेंसिल्स वगैरह नहीं लेके जा सकते, तुम्हें डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे और बहुत बड़ा गेम होता है डायग्राम का, ठीक है। तो डायग्राम को प्रैक्टिस करते हुए चलो, प्री बोर्ड की कॉपी में ये मिसिंग था इसीलिए मार्क्स मिसिंग है, नोट कर लो इस बात को। और भाई तुम एग्जामिनर को समझ ही नहीं पाए हो कि एग्जामिनर को चाहिए क्या, तुम नहीं समझ पाए हो, एग्जामिनर को लेंदी आंसर नहीं चाहिए, कंसाइज आंसर चाहिए, उसमें अच्छे कीवर्ड्स चाहिए, तुमने नहीं दिए, एग्जामिनर ने मार्क्स काट लिए। एग्जामिनर को बहुत ऐसी सारी चीजें चाहिए जो तुमने दी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा एग्जाम 10 on 10 गया है लेकिन आ रहे हैं 10 on 8, 8 on 10, तो भाई तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने एग्जामिनर की स्ट्रैटेजीज, एग्जामिनर के मेथड्स चेक करने वाले जो होते हैं वो अच्छे से नहीं समझे हैं। तो सबसे पहले वही समझ लेते हैं कि एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर क्या नहीं चाहता है, उसके बारे में बात कर ले। बहुत सारे बच्चों की कॉपीज में मैंने देखा है ये भाई फैंसी इंग्लिश यूज करी है, अच्छी वोकैब यूज करी है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में आंसर लिखे हैं, नहीं चाहिए भाई, इतना दिमाग मत लगाओ, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए। ओवर रिटन पैराग्राफ जो नहीं पूछा है वो ही बता दिया है यार, लाइट रिएक्शन पूछी थी उसके साथ डार्क रिएक्शन बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, नहीं पूछा है, ठीक है। लॉन्ग आंसर भाई जितने रटे हुए मैंने देखा है भाई, बहुत से लोग लॉन्ग आंसर लिखते हैं, 4-4 पेज के 3-3 पेज के लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं और सेम जो एक लाइन वो लिख रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रही है, एक पेज में 7-8 बार रिपीट हो रही है, ना करो, ऐसा मत करो, एग्जामिनर पागल नहीं है, वो सारी स्ट्रैटेजीज तुम्हारी समझ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने एक कीवर्ड पकड़ा उसी पर पूरा आंसर बना दिया, तो ऐसा मत करो, ठीक है। अननेसेसरी इलैबोरेशन पहले ही मना किया था कि मत करो, अननेसेसरी इलैबोरेट ही मत करो आंसर को,
एग्जामिनर को चाहिए क्या, उस पर फोकस करो भाई। एग्जामिनर को तुम्हारे क्लिस्टर क्लियर कंसेप्ट पे फोकस करना है। तुम्हें जितने अच्छे कंसेप्ट्स आते हैं एग्जामिनर उस पे फोकस करता है, देखता है तुमने डायग्राम, तुमने डेफिनेशन कितनी अच्छे से लिखी है, डायग्राम की लेबलिंग कितनी अच्छे से करी है, वहीं से वो तुम्हारी नॉलेज को जज कर लेता है। ठीक है, देन बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज प्रिसीजन, मतलब कि भाई तुमने अपने आंसर में नॉर्मल जेनरिक लैंग्वेज लिखी है भाई कि साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी है। अब तुम में और टॉपर में क्या फर्क है? तुम्हारे पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है, टॉपर के पास भी उतना ही बड़ा दिमाग है। ऐसा नहीं कि टॉपर का सेरेब्रम तुमसे बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। टॉपर के पास और तुम्हारे पास सेम चीजें हैं, लेकिन टॉपर की स्ट्रैटेजीज अलग हैं। टॉपर को समझ में आ गया है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए और वो वही लिख के आ रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया। समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। प्रेजेंटेशन, भाई प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। राइटिंग सुधारने का तो अभी मौका बचा नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन सुधार सकते हो। अपने आंसर राइटिंग पे ना बहुत अच्छे से फोकस करो। अभी मैं बताऊंगी कि ऐसे आंसर राइटिंग करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे खूबसूरत बनानी है, ठीक है। नहीं सुंदर लिख पा रहे हो तो कम से कम उसको ऐसा लिखने की कोशिश करो कि देखने में कम से कम अच्छा लगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। और दूसरा है भाई, मतलब लास्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी। जो चीज पूछी गई है एक्यूरेट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आंसर डार्क रिएक्शन का पूछा गया है, तुमने लाइट रिएक्शन का टर्मिनोलॉजी लिखी है, नहीं। जो चीजें, जो कीवर्ड जिस आंसर के हैं उस कीवर्ड को उसी आंसर में यूज करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये कीवर्ड उस समय याद आ रहा है तो तुमने ये कीवर्ड उस समय लिख दिया उसी आंसर में, चाहे वो रिलेटेबल हो चाहे ना हो। रिलेटेबल चीजें लिखो। तुम ये गलतियां करते हो इसलिए मार्क्स कटते हैं। टॉपर्स ये गलतियां समझ चुके हैं, इस पे ये वर्क करते हैं तो उनको मार्क्स मिलते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है तुम में और टॉपर में। समझ में आया? एग्जामिनर को समझ लिया है एग्जामिनर क्या चाहता है। आगे बढ़ते हैं, अपने रूल्स पर आगे बढ़ते हैं। पहला रूल है कि भाई हमें करनी है स्मार्ट स्टडी, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। जो लोग कहते हैं बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, गलत है। रट के क्या कर लोगे भाई? एक लाइन भूल गए, क्या होगा वहां पर? सब पूरा डब्बा हो जाएगा, पूरा आंसर डब्बा। कुछ नहीं करना है, समझना है। बायोलॉजी भाई, बायोलॉजी यार, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी की, लाइफ की स्टडी है यार। तुम्हें इतना टफ क्यों लग रहा है? क्या करना है मैं बता रही हूँ, तुम बहुत डरे हुए हो। पहले अपना डर को कम करो। तुम्हारे अंदर जितनी भी एंजाइटी है, जितनी भी डर है और जितना भी स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों को लेके, बोर्ड्स को लेके, वो पहले भगाओ। फिर ध्यान से फोकस करो कि भाई कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तुमने कुछ भी पढ़ा, डबल सर्कुलेशन पढ़ा, डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट वर्ड, कुछ साइंटिफिक वर्ड को यूज करके उसको इलैबोरेट करो। 4 मार्क्स का आया डबल सर्कुलेशन, तुमने 3-4 लाइन में डेफिनेशन को लिखा, ठीक है। डेफिनेशन पर फोकस करो, की टर्म्स पर फोकस करो। जितने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स तुम निकाल सकते हो अपनी बुक से, अपने आंसर्स में लिख सकते हो, उतने अच्छे कीवर्ड्स, की टर्म्स का यूज करो। लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है, लेक्चर में बताया है कि कीवर्ड्स का यूज करो यार। डायग्राम सिर्फ बना के छोड़ो नहीं यार, लेबल भी करो उसको, ठीक है। तो यहाँ से तुम रट्टाफिकेशन को से दूर हटके अपने आंसर को स्मार्ट बना सकते हो। दूसरे रूल की बात करें हम लोग, तो कुछ बच्चे कंसेप्ट क्लियर है उनका, बहुत अच्छे से उनको सब चीज आती है, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग ही नहीं सही है। आंसर राइटिंग इक्वल्स टू योर प्रेजेंटेशन, जो तुम्हें कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी? एग्जामिनर के सामने। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है तुम्हारे एग्जामिनर के आगे इमेज बनाने में। मतलब तुम्हारी इमेज कैसी बन रही है, ठीक है, तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को एग्जामिनर के सामने। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में डायरेक्ट डेफिनेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा गया उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो। सपोज करो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी, हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसका लाइट रिएक्शन की बात करें तो उसकी पूरी 2-3 लाइन में डेफिनेशन लिखो। देन उसके बाद पॉइंट वाइज उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। 2 से 5 लाइन में पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करो। अब पॉइंट वाइज क्या, उसके स्टेप लिखो, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, किस कंडीशन में हुआ, उसके पॉइंट वाइज डेफिनेशन विद की टर्म्स। डेफिनेशन कह रही हूँ, पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करके उसको स्टेप बाय स्टेप समझाओ विद सम की वर्ड्स, ठीक है। देन अपने आंसर को, सारे आंसर, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, चाहे वो 5 मार्क्स के हो, चाहे वो जितने लेंदी हो, चाहे वो जितने शॉर्ट हो, अपने आंसर को एक विजुअल सपोर्ट दो। मतलब कि डायग्राम्स अच्छे से बनाओ, भले छोटा डायग्राम बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। छोटा सा डायग्राम नहीं पूछा गया है,
तो तब भी बनाओ, ठीक है। डायग्राम तुम्हारे आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है एग्जामिनर के सामने। एग्जामिनर डायग्राम देख के ही समझ जाएगा तुम्हारे आंसर का कि हाँ भाई इसको ये कंसेप्ट आता है, इसीलिए इसने रिलेटेबल डायग्राम बनाया है। भले वो तुम्हारा इतना लंबा आंसर ना पड़े, बट उसको डायग्राम को देख के तुम्हें जरूर मार्क्स देगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो भाई ये याद रखो, तो हमने अपने आंसर राइटिंग को ऐसे सुधारना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर हाउ, व्हेन, विच, इन विच कंडीशन, ठीक है, ब्रेक डाउन करना है, देन एक विजुअल सपोर्ट देना है। इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लो कि भाई कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना है। अच्छा, इससे पहले एक और बात नोट डाउन करो कि हम अपना आंसर राइटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमें सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं हम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। चलो अभी इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे इसके बाद देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? तो रूल नंबर 3 है कि हमारे बायोलॉजी में थ्योरी के जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैम हमने डायग्राम में सुंदर सुंदर कलर किए थे, नंबर नहीं दिए भाई। कलर के नंबर कोई नहीं देता है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि डायग्राम नीट और क्लीन, लाल पेन से, नीले पेन से, पीले पेन से, हरे पेन से नहीं बनाना है, नहीं बनाना है भाई, पेंसिल से बनाओ डायग्राम। शार्प करके ले जाओ, पेंसिल दिलाई होगी घर वालों ने, शार्प करके ले जाओ, वहां पर डायग्राम बनाओ अच्छे से। डायग्राम तुमने बना लिया, क्लीन बना लिया, वैसा नहीं कि भाई इरेजर से इरेज कर करके बार बार वहीं पर बना रहे हो, नहीं। नीट एंड क्लीन एक बार में डायग्राम बनाओ, अच्छे से इरेज करो, ठीक है। पेपर का भी ध्यान रखो, एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा, ठीक है। देन लेबल करते हो ऐसे, डायग्राम बनाया, ये है, क्या है ये? डायग्राम की लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सुंदर से डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाया, हमेशा घर वालों ने दिलाया ना एक रूलर, ठीक है, एक स्केल दिलाया होगा, स्केल को रखो, ठीक है। यहाँ पर लेबल करो, फिर लेबल करो, ऐसे लेबल करो, ऐसे लेबल करो, सुंदर से लेबल करो। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लेबल कर रहे हो। अब लेबल तो सही है लेकिन दिखने में नहीं अच्छा लग रहा है, एग्जामिनर के सामने इमेज का माइनस में ऑरा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देन भाई हमने लेबल तो कर दिया, सुंदर सा डायग्राम बना दिया है, लेकिन हमने पल्मोनरी को पल्मोनरी लिखा है। ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी जो भी है भाई, वो वेन लिख के आ गए हैं हम, लेकिन डायग्राम अच्छा बना के आए हैं। हम ये लिख के आए, एग्जामिनर मार्क्स देगा? नहीं देगा यार। करेक्ट स्पेलिंग का यूज करो, शेडिंग वेडिंग छोड़ो, टाइम वहां वेस्ट मत करो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। लाइन खींचने में इन्वेस्ट करो, सुंदर सा डायग्राम बनाने में इन्वेस्ट करो, यहाँ पर वेस्ट मत करो। तो ये रूल्स थे कुछ डायग्राम्स के लिए, ठीक है। ये वीडियो अगर देख रहे हो तो ये सब चीज फॉलो करके जरूर देखना। आगे आने वाले टेस्ट में या फिर तुम अपना मॉक टेस्ट लोगे या प्री बोर्ड होंगे अगर, ठीक है, तो वहां पर ये स्ट्रैटेजीज यूज करके जरूर देखना। चलो रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं वो तो तुम्हारी लाइफलाइन है, कीवर्ड बचा सकती हैं तुम्हारे आंसर को। अब एग्जाम्पल की बात करें, तुमने लिखा है ब्लड गेट्स क्लीन बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, है ब्लड गेट्स क्लीन, क्या मतलब है? एग्जामिनर को नहीं समझ में आ रहा, लिखा तुमने, मीनिंग सही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक साइंटिफिक कीवर्ड की, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ब्लड इज फिल्टर्ड बाय नेफ्रॉन थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये आंसर थोड़ा सा सुनने में लग रहा है पढ़े लिखे बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या लग रहा था? ये लग रहा था कि भाई 7th और 8th क्लास के बच्चों को नेफ्रॉन पढ़ाया गया है, उसने ये आंसर लिखा है। अब यहाँ पर लग रहा है कि 10th ICSE वाले बच्चे ने ये आंसर लिखा है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये वर्ड्स को देख के बहुत अति प्रसन्न हो जाता है, मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आया? साइंटिफिक वर्ड, हैप्पी एग्जामिनर, और तुम्हारे मार्क्स अपने आप सिक्योर। समझ में आया? एग्जामिनर को हैप्पी करना है तो 500 का नोट स्टेपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक वर्ड का यूज करो, आ जाएंगे मार्क्स। डरते हो यार तुम, बहुत डरते हो, मत डरो, कुछ नहीं है यार, सब हलवा है हलवा। अब भाई तुम घर से निकले, ऊपर वाले का नाम लेके एग्जाम हॉल में पहुंचे, अब वहां पर जैसे तुम्हें पेपर मिलता है, पेपर लेते ही मिल गया तुमको, मिल गया, नहीं करना है।
5 मिनट फोकस करके अपना पेपर को एनालाइज करना है, पूरा स्कैन कर लेना है कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या तुमसे छूट गया है पढ़ना, सब चीज को एनालाइज कर लो। क्या पूछा गया है, न्यूरॉन पूछा जाता है, नेफ्रॉन लिख के आते हो, ठीक है, बहुत सारी गलती करते हो, पूरा स्कैन कर लो और वहां से ही अपने माइंड में स्ट्रैटेजीज बना लो कि कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट है, क्या तुम्हें आता है, और जो तुम्हें आता है उसका स्टार्ट करो, स्मार्टली स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करो जो कि तुम्हें ज्यादा इजी लग रहे हैं, जो तुम्हें ज्यादा अच्छे से आते हैं, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ऐसा होता है ना पेपर में कि भाई जो हमें आता होता है हम पहले लिख देते हैं और फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अच्छा, इससे ये भी होता है कि जो आंसर तुम्हें थोड़ा बहुत अटकाते हैं ना, वो भी तुम कॉन्फिडेंटली कर लेते हो, ठीक है। डायग्राम, जो डायग्राम तुम्हें आते हैं वो डायग्राम को पहले बना लो। डायग्राम वाले मेथड्स को जो मैंने बताया वो फॉलो करके इजी, नीट, क्लीन डायग्राम बनाओ, ठीक है। और टाइम डिवीजन कर लो यार, डिसाइड कर लो कौन सेक्शन कितने मिनट में तुम कर लोगे, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा लोचा होता है। तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा और बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर आएगा, तो टाइम का डिवीजन पहले कर लो। तो ये हमारा आखिरी रूल था और यहाँ पर थी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जिसको फॉलो करके आप बायोलॉजी में क्या भाई, सारे सब्जेक्ट में, भाई ये तो मैंने बायोलॉजी का बताया, लेकिन अगर तुम स्ट्रैटेजी वाइज चलो ना, अपना अप्रोच सही रखो ना, तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यार। कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्लास 10th ICSE में कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। स्मार्ट स्टडी अगर बात करें, भाई पूरा गेम पलटना है, तुम्हें प्री बोर्ड से अपने बोर्ड से पूरा गेम पलटना है। तुम 40 ला रहे थे, तुम्हें रिश्तेदारों को 80 ला के दिखाना है, ये फॉलो करो भाई। पहले तो भाई स्टडी स्मार्ट, बिकॉज यू हैव टू बी स्मार्ट। अभी तक तुमने भाई बिल्कुल बुद्धू जैसी पढ़ाई करी थी, ठीक है, तो बुद्धू नहीं बनना है, हमें स्मार्ट बनना है। सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, डेफिनेशन को याद रखो, कीवर्ड्स को याद रखो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, ठीक है। आंसर फॉर्मूला क्या बताया, डेफिनेशन लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, डायग्राम लिखना है, समरी है छोटी सी, ठीक है। एग्जाम की स्ट्रैटेजी को समझो, ठीक है, क्या एग्जामिनर चाहता है उसके अप्रोच को समझो। प्लान, भाई पहले प्लान कर लो आंसर राइटिंग से पहले और फिर बाद में एग्जीक्यूट करो। तुम पहले सोच लो कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ क्या लिखना है। डायग्राम में मास्टरी कर लो, पेंसिल का यूज करो, रूलर का यूज करो और एक्यूरेसी का यूज करो, और कीवर्ड को तो बिल्कुल भूल के मत जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे कुछ 5 गोल्डन रूल। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर तुमने ये स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया तो तुम्हें एक मासिव चेंज देखने को मिलेगा अपने बायोलॉजी के मार्क्स में, एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 100% रिजल्ट फोकस तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई गई है, ठीक है। अगर तुम्हें अपना रिजल्ट अच्छा करना है तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, और कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालना है, देन ये स्ट्रैटेजी, ये मेथड फॉलो करने हैं। बहुत ईजी है यार, तुम कर सकते हो, मुझे पता है भाई। तुम जिस लेवल पे भी हो, तुम्हारे 40 आ रहे हैं 80 में से, तुम्हारे 30 आ रहे हैं, तुम्हारे 20 आ रहे हैं, लेकिन तुमने ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर ली ना, तो मुझे पता है कि भाई तुम्हारे 80 में से अगर तुम्हारे 20 भी आ रहे हैं तो तुम्हारे 80 में से 70 अबव कहीं नहीं गए यार, कहीं नहीं गए। स्ट्रैटेजीज, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब भाई तुम छोड़ दो, एग्जामिनर पर, ऊपर वाले पर भी छोड़ दो यार, एग्जामिनर पे भी छोड़ दो, कहीं नहीं गए यार। क्यों डरते हो मार्क्स से, क्यों डरते हो? क्या है मार्क्स, कुछ नहीं है, कर सकते हो बहुत अच्छा। मुझे बिलीव है यार अपने बच्चों पर, ठीक है, ICSE वाले बच्चों पर, क्लास 10 के बच्चों पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब मेरा इंट्रैक्शन होता है उनसे चार्ट्स में, कमेंट्स में, तो मुझे लगता है यार इनके पास ये लिखने का दिमाग है, तो ये आंसर कितने बढ़िया लिखेंगे, ठीक है। फालतू भी बातें करते हो तो बहुत दिमागदार वाली बातें करते हो, तो है दिमाग तुम्हारे पास, बस अपना अप्रोच सुधारने की ज़रूरत है, अपने मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो, आई बिलीव इन यू। और अगर
तुम चाहते हो और भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें रिलेटेड टू बायोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट, तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट से बताओ, मैं उसके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम किसके पास लेने जाओगे यार, अपने मेंटर से ही तो मांगोगे। ठीक है, तो वी ऑल आर योर मेंटर्स। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स करो, हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि आपसे पर्सनली मिलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन हम आप तक इसी वे में पहुंच सकते हैं कि आपके लिए वीडियोस लेके आए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।